Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज की परिचर्चा में हम लोकतंत्र की अवधारणा की बात करेंगे। राजनीति सिद्धांत में लोकतंत्र की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के दौर में, वर्तमान दौर में लोकतंत्र की अवधारणा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया में कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक नहीं है तब भी वह यह दिखाने की कोशिश करता है या वहाँ के शासक यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह लोकतांत्रिक मानकों का अनुपालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको यह खबर पढ़ने को मिले कि चीन में भी चुनाव होते हैं, भले ही उस चुनाव में 99% 9 वोट किसी एक व्यक्ति या एक दल को चले जाते हैं। उसी तरीके से सद्दाम हुसैन जब इराक के शासक थे तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि वो चुने हुए शासक हैं। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की वैधता एक विचार के रूप में, एक अवधारणा के रूप में वर्तमान दुनिया में स्थापित हो चुकी है। और अगर किसी देश में, मसलन पाकिस्तान में कुछ समय के लिए सैनिक शासन आ भी जाता है तो वहाँ के सैनिक शासन पर पूरी दुनिया से यह दबाव रहता है कि वह खुद को लोकतांत्रिक साबित करे और इसी कारण से एक निश्चित अवधि के बाद उसे लोकतंत्र की तरफ या चुनावों की तरफ जाना पड़ता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कई देशों में जो लोकतंत्र है वो वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। लेकिन इससे यह बात तो ज़रूर सामने आती है कि एक विचार के रूप में, एक अवधारणा के रूप में लोकतंत्र को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। अब अगर हम लोकतंत्र के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो जो एक सबसे सामान्य परिभाषा चलती है वह यह है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। यह बहुत ही सरल और सामान्य परिभाषा है, लेकिन इसमें कई तरह की जटिलताएं सामने आएंगी जब हम लोकतंत्र के व्यवहार के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम आम जिंदगी में लोकतांत्रिक होने की बात करें तो उसके लिए हमें कई तरह के उदाहरणों और व्यवहारों पर विचार करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी क्लासरूम में पढ़ते हैं और उस क्लासरूम में जो शिक्षिका हैं वो यह तय करना चाहती हैं कि वह 2 दिन बाद एक एक्स्ट्रा क्लास या अतिरिक्त क्लास लेना चाहती हैं, तो उनके द्वारा यह तय करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर वो सीधे तौर पर यह कहती हैं कि 2 दिन बाद मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगी और तुम सबको आना होगा, तो निश्चित रूप से यह उनके निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। जब वो ये कहती हैं कि अच्छा इस क्लास में कितने लोग हैं जो 2 दिन बाद आ सकते हैं, और अगर 4 लोग यह कहते हैं कि वो नहीं आ सकते हैं और बाकी 20 लोग कहते हैं कि वो आ सकते हैं, तो उसके बाद अगर शिक्षिका 20 लोगों को देखकर यह फैसला कर लेती हैं तो वह लोकतांत्रिक तो माना जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक वह तब होगा जब 4 लोग जो नहीं आ पाते हैं उनके वह ना आ पाने के कारणों को जाने, समझे और उसके आधार पर बातचीत करते हुए एक निर्णय तक पहुँचे। और उन 4 लोगों में से अगर किसी एक के ना आने का कारण बहुत ही गंभीर हो, यानी कि वह चाह कर भी क्लास में ना आ पा रहा हो, तो या तो वो दूसरा उपाय करे या फिर क्लास को आगे एक्सटेंड कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र को अगर हम एक जीवन पद्धति के रूप में समझें तो यह दूसरों के विचारों को सुनना, उसकी स्थिति को समझना और जहाँ तक हो सके बहुमत के निर्णय को थोपने से बचना है। यानी कि लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि इसमें कोशिश ये होती है या होनी चाहिए कि बातचीत के द्वारा दूसरों के विचारों को समझते हुए निर्णय लिया जाए, और यही बात हम राज्य के स्तर पर भी लागू कर सकते हैं। बहरहाल आज की जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम क्लासिकल लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र के कुछ खास रूपों की बात करेंगे। क्लासिकल लोकतंत्र, संरक्षणात्मक लोकतंत्र या प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, विकासात्मक लोकतंत्र या डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, जन लोकतंत्र या पीपल्स डेमोक्रेसी, और उसके बाद उदारवादी लोकतंत्र के व्यवहार के कारण जो कुछ तरीके के थियराइजेशन या सैद्धांतिकरण हुए हैं उन पर हम ध्यान देंगे, जिसमें कि प्लुरलिज्म या बहुलवाद की बात होगी, अभिजनवाद या एलिटिज्म की बात होगी, कॉरपोरेटवाद की बात होगी,
नव दक्षिण पंथ और उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र और फिर विमर्शी लोकतंत्र। बीच में मैं कुछ कुछ लोकतंत्र की जो प्रमुख आलोचनाएं सामने आई हैं उनका भी जिक्र करूंगा और आखिर में भी हम ये बात करेंगे कि कई बार लोकतंत्र क्यों औपचारिक शासन के रूप में सामने आ जाता है या कई बार संसदीय राजनीति या प्रतिनिधिमूलक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कई सीमाओं का शिकार क्यों हो जाता है। बहरहाल अगर हम लोकतंत्र में, जैसा कि मैंने कहा कि हम चार अलग अलग एक तरीके से रूपों की बात करेंगे, तो उसमें जो पहला रूप है वह क्लासिकल लोकतंत्र से संबंधित है। और ये जो क्लासिकल लोकतंत्र है यह प्राचीन ग्रीस के पोलिस या सिटी स्टेट पर आधारित है और मुख्य रूप से ये व्यवस्था सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पोलिस एथेंस में मौजूद थी। और यहाँ के लोकतंत्र में सरकार बड़े स्तर पर चलने वाले बैठक से संचालित होती थी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय इस सभा या इक्लेसिया द्वारा लिए जाते थे। सभी नागरिक इसके सदस्य होते थे। यानी कि यहाँ एक ऐसे सभा की व्यवस्था थी, चूँकि जनसंख्या कम होती थी इसलिए ऐसी सभा हो पाती थी और सभी नागरिक वहाँ पर आते थे और अगर उनके कुछ खास मुद्दे होते थे तो मुद्दों को उठाते थे और उन मुद्दों पे फिर चर्चा होती थी और उसके बाद निर्णय लिया जाता था। लेकिन और इसकी साल में कम से कम 40 बैठकें होती थी और 500 लोगों की एक परिषद या कार्यपालिका तय की जाती थी और उसमें हर व्यक्ति एक दिन का अध्यक्ष होता था। और इस लोकतंत्र की खासियत यह थी कि इसमें नागरिक बड़े पैमाने पर भाग लेते थे। यानी कि सभी नागरिक चूँकि उस सभा के इक्लेसिया के सदस्य होते थे तो वो उसकी बैठकों में हिस्सा ले सकते थे, अपने लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो उन मुद्दों को उठा सकते थे। अरस्तु ने इस व्यवस्था की काफ़ी तारीफ़ की और अगर हम उनके सैद्धांतिकरण को पढ़ें जो कि वो सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में करते हैं, तो अरस्तु उसमें इस बात पर जोर देते हैं कि जो नागरिक होता है उसे इस तरीके के काम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए। उसे इस तरह की सभा में या नागरिकता का कार्य करते वक्त एक समानता का अधिकार होता है, यानी वो दूसरे लोगों के बराबर होता है और दूसरे लोगों की तरह ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। यानी कि वो एक तरह के पदसोपान या हायरार्की की अवधारणा को नकारते हैं। यहाँ हमें प्लेटो की आलोचना को ध्यान में रखना होगा। प्लेटो ने मोटे तौर पर लोकतंत्र के विचार की ही आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में असल में होता क्या है। लोकतंत्र में हम किसी एक खास तरीके के अनुशासनबद्ध जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम किसी दिन कुछ और सोचते हैं, अगले दिन कुछ और सोचते हैं, उसके अगले दिन एक नए विचार के साथ सामने आ जाते हैं और हम यह कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमारा जो विचार है वही सही है। तो एक तरह की अव्यवस्था, एक तरह की अनुशासनहीनता लोकतंत्र का पर्याय होती है और इसके स्थान पर प्लेटो ने एक अनुशासनबद्ध जीवन, एक सुनियोजित जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य हो और जो कि उसके मूल या मुख्य गुणों के आधार पर तय हो और उन गुणों के आधार पर ही वह अपने जीवन के क्षेत्र को पहचाने और वहाँ पर वो काम करे। तो प्लेटो ने इस आधार पर लोकतंत्र की आलोचना की। लेकिन इस प्लेटो की आलोचना को अगर हम छोड़ दें तब भी अगर हम ध्यान दें तो क्लासिकल लोकतंत्र में कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो कि यह व्यवस्था छोटे स्तर पर ही काम कर सकती है। यानी अगर हम ये सोचें कि हिंदुस्तान में अगर दिल्ली की एक लोकसभा क्षेत्र में भी, दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में भी हमें इक्लेसिया जैसी व्यवस्था करनी है तो निश्चित रूप से यह नामुमकिन है, क्योंकि 12 से 15 लाख लोगों को एक जगह बिठाया नहीं जा सकता, उन लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती, सभी लोग अपने विचारों को रख नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा है इस तरह के मॉडल की, जो कि क्लासिकल लोकतंत्र के मॉडल में सामने आती है। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि खुद इक्लेसिया के भीतर यद्यपि सभी नागरिकों को अपने विचारों को रखने का अधिकार था, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के दूसरे कारक थे। मिसाल के तौर पर उसी में से कुछ लोग थोड़े ज़्यादा अमीर थे तो उनके लिए लग्जरी थी कि वो इक्लेसिया में भाग ले सकते थे। कुछ लोग किसान थे तो किसान के लिए हमेशा ही मुश्किल होगा कि वो इक्लेसिया में भाग लेने के लिए पोलिस की राजधानी की तरफ जाए। कुछ लोग मजदूर थे तो उनके लिए भी अपनी दिहाड़ी या अपने रोज़ का काम छोड़कर इक्लेसिया में भाग लेना मुश्किल था। यानी कि यद्यपि वो एक औपचारिक समानता की बात थी इक्लेसिया में या क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में, लेकिन वहाँ पर नागरिकों के भीतर जो अलग अलग तरह की असमानताएं थी उन पर सिर्फ औपचारिक नागरिकता के माध्यम से
पर्दा डाल दिया गया था। तो ये दूसरी कमी थी। तीसरे स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं को, बच्चों को, संपत्तिहीन लोगों को या और बाहरी लोगों को लोकतांत्रिक दायरे से, और बुजुर्गों को भी लोकतांत्रिक दायरे से बाहर रखा गया। तो इन सब कारणों से ये जो पूरा दायरा था लोकतांत्रिक अधिकारों का, वो काफ़ी सीमित था। बहुत कम लोग नागरिक के रूप में थे, जो कि एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती है, कम से कम उस रूप में जिस रूप में हम लोकतंत्र को आज समझते हैं। मध्य युग में लोकतंत्र के विचारों का काफ़ी क्षरण हुआ, चर्च का उभार हुआ, राजा या के दैवीय सिद्धांत के कारण राजा का उभार हुआ, दोनों के बीच में संघर्ष भी चला और लोकतंत्र के विचार काफ़ी नेपथ्य में चले गए। आधुनिकता के उभार के साथ लोकतंत्र के विचारों का उभार हुआ। इंग्लैंड में काफ़ी हद तक जो संसद थी उसने चुनौती देनी शुरू कर दी जो राजा का पद था उसको, लेकिन वो एक ऐतिहासिक विकास था जिसमें कि 1689 की जो रक्तहीन क्रांति थी उसके बाद संसद की जो भूमिका थी वो सर्वोच्च हो गई और राजा ने अपनी औपचारिक भूमिका स्वीकार कर ली। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक स्तर पर बात करें तो उदारवाद की उभार के साथ एक संरक्षणात्मक लोकतंत्र या प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का विचार सामने आया। 17वीं और 18वीं सदी में लोकतांत्रिक विचारों का फिर से उभार हुआ, लेकिन अब लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस से अलग रूप में सामने आया। यानी कि प्राचीन ग्रीस में बात की गई थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, पर यहाँ पर जो लोकतंत्र था वह प्रतिनिधिमूलक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में सामने आया। और अब लोकतंत्र को राजनीतिक जीवन में भागीदारी के बजाय एक ऐसे यंत्र के रूप में देखा गया जिसके माध्यम से लोग राज्य की दखलंदाजी से अपनी सुरक्षा कर सकते थे। इस संदर्भ में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और क्लासिकल उदारवाद के सीमित राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ जॉन लॉक की हम बात कर सकते हैं। जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, और वो एक समझौतावादी सिद्धांतकार भी थे जिसके बारे में हम लोगों ने राज्य से जुड़े व्याख्यान में थोड़े विस्तार से चर्चा की है, पर मुख्य बात यह है कि लॉक ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी जीवन, संपत्ति और कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार होता है। ये 3 तरह के मूल अधिकार होते हैं और कोई भी सरकार या राज्य इन अधिकारों को उससे छीन नहीं सकती है, और अगर राज्य ऐसा करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति उसके खिलाफ बगावत भी कर सकता है। तो लॉक का जो जोर था वो इस पर था कि राज्य की भूमिका एक प्रोटेक्टिव है, संरक्षणकारी है, यानी कि वो इन अधिकारों में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी, इन अधिकारों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और क्लासिकल लोकतंत्र, क्लासिकल उदारवाद जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, जिसमें एडम स्मिथ और दूसरे कई विचारक आते हैं, लॉक भी आते हैं, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि असल में राज्य एक सीमित राज्य के रूप में होना चाहिए और उसे लोगों की आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए और राज्य को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन ना कर रहा हो, कोई व्यक्ति दूसरे के खिलाफ हिंसा का प्रयोग ना कर रहा हो। व्यक्ति अगर आर्थिक गतिविधि स्वेच्छा से करते हैं तो उन्हें करते देना चाहिए। यानी कि ये एक ऐसी सरकार की कल्पना लॉक के विचारों में या फिर जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उसके विचारों में सामने आई, जिसमें कि एक प्रतिनिधि सभा की सहमति से सरकार काम करे और लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन ना करे। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि खुद लॉक जो थे उन्होंने संपत्ति के आधार पर मताधिकार देने की बात कही, यानी कि वो एक ऐसे सिद्धांतकार के रूप में सामने नहीं आते हैं जो कि सबको सार्वभौमिक मताधिकार देने और सबको लोकतंत्र में एक तरीके की भूमिका देने की बात करता हो। लेकिन उनके बाद जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल जो थे, जो कि दोनों ही उपयोगितावादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने मताधिकार यानी कि वोट देने के अधिकार के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो पहले की परिचर्चा से आपको इस बारे में स्पष्टता होगी कि उपयोगितावाद के भीतर इस बात पर जोर दिया गया कि असल में जो व्यक्ति है उसके अधिकतम संख्या में लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और वो एक प्रगतिशील सिद्धांत के रूप में भी सामने आया था, क्योंकि पहले सामंती दौर में कुछ लोगों के सुख की ही बात की जाती थी।
लेकिन जो उपयोगितावाद है उसने ये कहा कि इस तरीके की जो लक्ष्य है वो तभी बढ़ावा दिया जा सकता है उसे जब प्रत्येक व्यक्ति के पास मताधिकार हो, जिससे वो अपने लिए उस चीज़ को या उस सरकार को चुन सकता है जिससे उसे यह उम्मीद हो कि वो उसकी सबसे ज़्यादा भलाई करेगी। और इसके साथ ही एक संरक्षणात्मक लोकतंत्र था उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति विभाजन पर भी जोर दिया गया। और हम आगे देखेंगे कि जो नव दक्षिणपंथी हैं या न्यू राइट के जो थिंकर हैं वो भी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के विचार को काफ़ी आकर्षक मानते हैं और वे भी इस बात पर बल देते हैं कि एक सीमित राज्य होना चाहिए। आगे थोड़ी विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक विकासात्मक लोकतंत्र या डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का विचार उभर कर सामने आया। आरंभ में लोकतंत्र के सिद्धांतकारों ने व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया, किंतु इसके बाद इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि लोकतंत्र को व्यक्ति और समुदाय के विकास का साधन भी होना चाहिए। और इस संदर्भ में रूसो के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। वे मानते हैं कि लोकतंत्र वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता या स्वायत्तता हासिल कर सकते हैं, अर्थात वे खुद अपने बनाए कानूनों का पालन कर सकते हैं। और इसी आधार पर अगर हम रूसो के पूरे लेखन को देखें तो रूसो जो है वो एक तरीके से पारंपरिक चुनावी राजनीतिक व्यवस्था या प्रतिनिधिमूलक राजनीति व्यवस्था की आलोचना करते हैं। उनका कहना ये है कि जब लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो फिर उसके बाद प्रतिनिधि जो करता है वो उसकी मर्जी होती है और वह एक तरीके का मिडिल मैन बन जाता है और लंबे समय तक यानी कि एक निश्चित अवधि तक लोगों का अपने प्रतिनिधि पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और जो प्रतिनिधि चाहता है वो वही करता है। इसके बाद रूसो ने एक सामान्य इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत की और सामान्य इच्छा की अवधारणा के माध्यम से रूसो ने यह बताने की कोशिश की कि यह सामान्य इच्छा जो होती है वो हर व्यक्ति की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, हर व्यक्ति की इच्छा को दिखाती है और यदि लोग इसके माध्यम से शासन करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा या अपने विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। और एक लिहाज से हम देखेंगे कि रूसो भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर जाने की बात करते हैं, क्योंकि सामान्य इच्छा किस स्थिति में हासिल होगी? सामान्य इच्छा उस स्थिति में हासिल होगी जब लोग अपने उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करें, लोग बैठें और यह तय करें कि उच्चतर आत्म क्या है। यानी हमें यह ध्यान देना होगा कि रूसो यह कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक निम्नतर आत्म होता है, यानी कि जिसमें छोटी छोटी संकुचित बातें सोचता है, और एक उच्चतर आत्म होता है जिसमें वो बड़े और व्यापक या उदात्त विचार सोचता है। हम अपने आम जीवन में भी इसका अनुभव करते हैं कि हम कई मौक़ों पर बहुत ही संकुचित तरीके से सोचते हैं और कई दूसरे मौक़ों पर उदात्त या बड़े या व्यापक तरीके से सोचते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अक्सर इस उदाहरण का प्रयोग करता हूँ कि अगर हमें कोई बड़ी राशि या कोई बड़ी कीमती वस्तु मिल जाती है तो हमारा एक मन हमसे यह कहता है कि अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा कि कुछ नया, कुछ अजीब, कुछ रोचक, कुछ आकर्षक चीज़ मुझे मिल गई। लेकिन हमारा एक मन यह कहता है कि शायद यह किसी का खो गया है, हमें इस चीज़ को उसे वापस करना चाहिए। तो इस लिहाज से रूसो कहते हैं कि ये जो हायर सेल्फ होता है, जो दूसरा बाद वाला सेल्फ है, जहाँ पर हम वस्तु को उसके उस व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिस व्यक्ति की वो वस्तु थी, इस तरीके के आत्म को रूसो उच्चतर आत्म कहते हैं। और ये बोलते हैं कि जब व्यक्ति उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करते हैं तो सामान्य इच्छा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा ही सामान्य इच्छा को परिभाषित करना मुश्किल रहा है, क्योंकि रूसो कहते हैं कि ना तो ये अल्पमत की इच्छा है, ना तो ये बहुमत की इच्छा है, ना तो ये सर्वसम्मत इच्छा है। वो एक उदाहरण के द्वारा या कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं भी पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करते हैं। तो रूसो के लेखन में खतरा ये है कि वो सामान्य इच्छा के माध्यम से यह तो कहते हैं कि व्यक्ति खुद के द्वारा शासित होंगे और अपना विकास करेंगे, लेकिन सामान्य इच्छा को सही तरीके से परिभाषित नहीं करते हैं। इससे यह हो सकता है कि एक व्यक्ति या एक संस्था यह दावा करे कि वही असल में समझती है कि लोगों की सामान्य इच्छा क्या है और वह फिर एक तरह की तानाशाही शासन की स्थापना कर दे और लोकतंत्र के नाम पर असल में तानाशाही की स्थापना हो जाए। तो इस लिहाज से रूसो के विचार की अपनी सीमाएं भी हैं। जेम्स मिल ने उदारवादी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के भीतर विकासात्मक लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि जो मिल हैं उनका ये कहना है कि मताधिकार का विस्तार होना चाहिए और राज्य की कल्याणकारी भूमिका बढ़नी चाहिए, और राज्य की कल्याणकारी भूमिका के माध्यम से हम एक तरीके के विकासात्मक लोकतंत्र की अवधारणा हासिल कर सकते हैं।
इसका अर्थ यह है कि राज्य को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह कुछ ऐसे कल्याणकारी कदम उठाए, मसलन स्कूल बना के, कॉलेज बनाकर, अस्पताल बनाकर, जिससे कि लोग वास्तव में अपना विकास कर पाएँ। वो ये महसूस कर पाएँ कि वो स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर एक स्कूल बनता है तो जो व्यक्ति अशिक्षित रह जाता है, अगर उसके बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं तो वो अपना विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और मिल इस तरीके का एक हस्तक्षेप राज्य से चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं चाहते हैं कि बहुत सारी जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं उनमें राज्य हस्तक्षेप करे। इसलिए वह एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि विचार व्यक्ति के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बहुमत का या राज्य का। और इसी तरीके से वह पर संबंधी या अदर रिगार्डिंग वर्क की बात करते हैं और सेल्फ रिगार्डिंग या स्व संबंधी कार्य की बात करते हैं। यानी कि एक ऐसा दायरा होना चाहिए जहां पर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करे और राज्य उसमें कोई दखलंदाजी ना करे। तो निश्चित रूप से मिल यह चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति विकसित हो जहां पर लोग अपने हिसाब से काम करने में समर्थ हों, लेकिन राज्य एक ऐसे सकारात्मक कारक की भूमिका निभाए जिसमें वह लोगों को अपनी स्वतंत्रता या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को का ज़्यादा बेहतर तरीके से उपभोग करने में समर्थ बना पाए। और मिल ने महिलाओं को मताधिकार देने की बात की। मिल ने एक और रोचक अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बहुल मत का सिद्धांत दिया था। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पेशेवर है, ज़्यादा योग्य है, उसके पास ज़्यादा वोट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये सिर्फ एक उदाहरण है, अगर कोई प्रोफेसर है तो उसके पास 4 या 5 वोट हो, अगर कोई बहुत ही अशिक्षित व्यक्ति है तो उसके पास 1 वोट हो। तो ये एक अलग तरह का विचार है जिसमें मिल चाहते थे कि योग्यता जो है वो लोकतंत्र को का मार्गदर्शन करे या उसमें ज़्यादा गहरी भूमिका निभाए। कुछ सीमा तक इसकी आलोचना भी की जा सकती है क्योंकि यह समाज में एक तरह के पदसुपान की या हायरार्की की स्थापना करता है। बहरहाल अगर हम पीपल्स डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि मार्क्स ने बुर्जुआ लोकतंत्र की आलोचना की है। मार्क्स ने यह कहा कि साम्यवाद की स्थापना के बाद वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी, जिसमें बुर्जुआ लोकतंत्र से अलग सर्वहारा लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन मार्क्स ने इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। अगर हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पर ध्यान दें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि वह मानते हैं कि पूंजीवाद की रूपरेखा के भीतर एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है जिसमें कि सभी लोगों को समान अधिकार देने का दावा किया जाए या जिसमें यह कहा जाए कि यह शासन व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र सभी लोगों के विचारों को समेटते हुए, सहेजते हुए अपना काम करती है। क्योंकि मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद के भीतर उत्पादन के साधनों पर एक छोटे तबके का यानी कि पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है और बाकी एक बड़ा तबका यानी कि मजदूरों का वर्ग या सर्वहारा वर्ग अपनी गुजारे के लिए इस बड़े छोटे तबके पर निर्भर रहता है। तो इस लिहाज से समाज 2 भागों में बटा होता है और बाकी सारी बातें जो होती हैं यानी कि स्वतंत्रता की बात, समानता की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात, यह इस बुनियादी भेदभाव, बुनियादी अंतर या बुनियादी असमानता या हम कहें कि शोषण को छिपाने का एक माध्यम होती हैं। तो इस लिहाज से मार्क्स ने उदारवादी लोकतंत्र की तीखी आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि जब क्रांति हो जाएगी तो क्रांति होने के बाद जब साम्यवाद आएगा तो यानी कि क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, समाजवाद आएगा और उसके बाद साम्यवाद आएगा जिसमें राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो लोग वास्तविक अर्थों में एक लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन खुद कार्ल मार्क्स ने या फ्रेडरिक एंगल्स ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वह किस तरह की व्यवस्था होगी। लेकिन मार्क्स ने यह जरूर कहा कि जब क्रांति होगी तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के दौरान ही एक अलग तरह की व्यवस्था सामने आएगी। मार्क्स ने इसके बारे में विस्तार से नहीं लिखा। लेनिन ने रूस में क्रांति के बाद कम्यून लोकतंत्र की स्थापना की जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित था। अब हमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब यह हुआ कि ज़मीनी स्तर पे कम्यून संगठित थे और ये कम्यून किसी भी मुद्दे पर अपने विचारों को अपने ऊपर के स्तर को भेजते थे। ऊपर का स्तर फिर आपस में विचार करके और इसे ऊपर की ओर भेजता था और अंत में जाकर जो पार्टी थी
वहाँ तक, यानी कि जो केंद्र का जो एक निर्णय लेने वाली संस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी में पॉलिट ब्यूरो होती है और सरकार के स्तर पर वो मंत्रिमंडल हो सकता है, तो वहाँ तक ये पूरे विचार पहुँचते थे और फिर ऊपर निर्णय लिया जाता था और उसके बाद जो निर्णय हो जाता था उसको सभी स्तर के लोग स्वीकार करते थे। तो वो एक तरीके से लोकतांत्रिक केंद्रवाद था। निर्णय तो ऊपर लिया जाता था पर वह नीचे के लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता था। और बाद में सोवियत यूनियन के बाद कई अन्य देशों में जब कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, खासतौर पे पूर्वी यूरोप के देशों में, तो उन देशों ने भी इसी पूरी प्रक्रिया को अपनाया, यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित व्यवस्था को। लेकिन इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं थीं। एक तो यह है कि जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद की जो परिकल्पना थी कि नीचे से विचार ऊपर की ओर जाएंगे फिर निर्णय लिया जाएगा, वह सिर्फ सांकेतिक या दिखावे की चीज़ बनकर रह गई। हुआ यह कि पार्टी ऊपर से निर्णय ले लेती थी और उसके बाद उसे नीचे के स्तर पर लागू किया जाता था, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं विचारों को थोपने की तरह था, एक तरह की तानाशाही की तरह था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो लोग नीचे के स्तर पर थे वो इन निर्णयों का विरोध नहीं कर सकते थे। इन निर्णयों के विरोध करने का अर्थ यह लगाया जाता था कि वह अनुशासन को तोड़ रहे हैं या फिर कम्युनिस्ट राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ काफ़ी हिंसा भी हुई इन राज्यों में। और इससे भी बड़ी चीज़ यह है कि जो एक लोकतंत्र का जो प्रमुख सिद्धांत होता है, जवाबदेही की बात, एक नियमित अंतराल पर चुनाव का सामना करने की बात, वह कम्युनिस्ट देशों में एक तरीके का दिखावा बन के रह गई। कई बार ये दिखावा भी बहुत अजीब तरीके से किया गया, क्योंकि अगर एक ही पार्टी है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है, भले ही उस पार्टी के भीतर वो चुनाव करने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन आम मतदाताओं, आम लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। तो इस लिहाज से जो जन लोकतंत्र था उसकी एक सकारात्मक बात अगर हम कहें तो यह थी कि इसमें सैद्धांतिक स्तर पर कम से कम यह कहा गया कि जो प्रमुख निर्णय होंगे उन निर्णय में जमीनी स्तर से विचारों को लेते हुए आखिरकार ऊपरी स्तर यानी कि केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन इसके व्यवहारिक स्तर पर इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू ही सामने आए, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनका ही उल्लंघन हुआ। और इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि जन लोकतंत्र बाद में सिर्फ कहने को लोकतंत्र रह गया और इसकी काफ़ी तीखी आलोचना भी हुई और यह बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में था। बाद में अगर हम व्यवहारिक रूप में जो उदारवादी लोकतंत्र की बात करें तो उसके कई स्वरूप सामने आए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो उदारवादी लोकतंत्र है आधुनिक समय में व्यवहारिक लोकतंत्र का वही रूप है, मोटे तौर पर, कि एक प्रतिनिधि मूलक शासन होगा और उसी में लोग अपने शासक को चुनेंगे, नियमित समय अंतराल के बाद चुनाव होगा और इन्हीं बातों के आधार पर एक लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। उसमें फिर कई रूप निकले, जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, हमारे देश में भी ब्रिटेन से प्रभावित होकर एक तरीके की पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाया गया है। फिर उसमें आप सब लोग, अभी मैं यहाँ विस्तार से इन पहलुओं पर नहीं जाऊँगा, पर सिर्फ मैं इससे और संकेत करना चाहता हूँ कि उनमें प्रतिनिधियों को चुनने की भी अलग अलग व्यवस्था की गई। मिसाल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ अपनाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि चुनाव में जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। दूसरा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें कि जनसंख्या में प्रत्येक समूहों के अनुपात के आधार पर उन्हें प्रतिनिधि चुनने का एक तरीके से मौका होता है। और दूसरी कई तरह की पद्धतियां इसमें होती हैं। संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें सरकार जो है, कार्यपालिका, उसका सरकार का जो भाग है वो विधायिका पर निर्भर होती है और जो न्यायपालिका होती है वो काफ़ी हद तक इन दोनों से स्वतंत्र होती है और इनके काम का परीक्षण कर सकती है। अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है और वह कुछ मामलों के लिए विधायिका या लेजिस्लेचर पर निर्भर तो होती है, जैसे बजट और दूसरे कई मामलों के लिए, पर मोटे तौर पर अपने निर्णयों के लिए वो स्वतंत्र होती है। तो और इसमें कई अन्य छोटे छोटे पहलू, कई अन्य तरह की विविधताएं सामने आ सकती हैं। कई ऐसे देश हो सकते हैं जो कि इन दोनों की मिश्रित चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और तरह का अनूठापन भी सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पर
ब्रिटेन में अभी भी औपचारिक रूप से राजा के पद को स्वीकार किया गया है, लेकिन वह सिर्फ एक औपचारिक पद ही है क्योंकि सारा निर्णय संसद के द्वारा लिया जाता था। नेपाल में हाल तक एक ऐसा ही पद राजा का हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे खत्म कर दिया गया या उसकी संवैधानिक मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो अलग अलग व्यवहारिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग रूप हैं लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले देशों के, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अगर हम यह बात करें कि लोकतंत्र ने किस तरीके से काम किया है तो हम उसमें कई मॉडल पा सकते हैं। यहाँ मैं कुछ बिंदुओं की बात करना चाहूँगा जिसे मैंने अभी हाल ही में बताया। पहला एक तो ये था कि उदारवादी लोकतंत्र अप्रत्यक्ष होता है और प्रतिनिधि मूलक होता है, यानी कि इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ गुणों को डालने की कोशिश की जाती है, पर मोटे तौर पर यह अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं और फिर वो प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि तक शासन संचालन करते हैं। इसके अलावा इसमें 3 शक्तियों यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन होता है और इसमें नागरिक समाज और राज्य के बीच में स्पष्ट अंतर होता है, यानी कि एक स्वतंत्र नागरिक समाज होता है जो कि कई मसलों पर राज्य की आलोचना कर सकता है या राज्य की गतिविधियों को आलोचनात्मक नज़रिए से देख सकता है और सरकार जो है वो इसकी गतिविधियों में बहुत कम हस्तक्षेप करती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी देश के लोकतांत्रिक होने की पहचान ये है कि वहाँ पर नागरिक समाज को कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इस लिहाज से ये कुछ बिंदु हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र में पाए जाते हैं और इसके आधार पर जो लोकतंत्र का अनुभव सामने आया उसमें किस तरीके के मॉडल का सैद्धांतिकरण किया गया, अभी हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और हम बहुलवाद, अभिजनवाद, कॉरपोरेटवाद, नव दक्षिणपंथ, सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र की बात करेंगे। जो बहुलवाद की बात है हमें ध्यान रखना होगा कि बहुलवाद या प्लूरलिज्म यह मानता है कि लोकतंत्र में विविध हितों का अस्तित्व है और उनके बीच एक तरह की प्रतियोगिता होती है और इसके साथ ही जब ये जो विभिन्न हित होते हैं या विभिन्न हितों को धारण करने वाले लोग होते हैं उनके सामने जो प्रतियोगिता होती है विभिन्न दलों के बीच में, यानी कि अलग अलग तरीके के दल होंगे और वो यह दावा करेंगे कि वे लोगों के हितों का सबसे अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके आधार पर लोग उनका चुनाव करते हैं। तो ये बहुल हितों को एक तरीके से एक साथ लाने का प्रयास करता है और हम ये देख सकते हैं कि बहुलवाद में माना जाता है कि जो भी दल सबसे अच्छे तरीके से विविध समूहों के हितों को बढ़ावा देने का दावा करता है आखिरकार वही चुना जाता है। और इस संदर्भ में रॉबर्ट डहल ने अपने रिसर्च के माध्यम से यह तर्क दिया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में राजनीति, विशेषाधिकार और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी कि राजनीति में जो विशेषाधिकार प्राप्त यानी कि समाज में जिनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी उनका ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कोई भी इलीट या अभिजन अपने आप में अस्थायी नहीं होता है। वे पॉलियार्की शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है बहुत से लोगों द्वारा शासन जो नागरिकों द्वारा शासन से अलग होता है, यानी कि उनका यह कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नागरिक अपने आप को इस व्यवस्था में इतना सशक्त, इतना मजबूत पाए कि उसे यह लगे कि वो शासन में सीधे तौर पर भागीदारी कर रहा है, लेकिन यह ज़रूर है कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभिजनों के माध्यम से शासन में भागीदारी कर पाते हैं और ये अभिजन विविध हितों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं और इनमें से जो समूह ज़्यादा व्यापक हितों को अपने साथ ला पाता है उसे शासन मिलता है या वह शासक दल के रूप में उभर कर सामने आता है। और इसी आधार पर बहुत सारे लोगों ने अभिजनवाद की परिकल्पना की। उनका यह कहना था कि जैसे इसमें हम वेल्फ्रेडो पेरेटो, गिटानो मोस्का और रॉबर्ट मिचेल्स के विचारों को रख सकते हैं। इन विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यवस्था में एक एलीट अभिजन या छोटा समूह शासन करने वाला समूह होता है और दूसरा बड़ा समूह शासित होता है। इसमें रॉबर्ट मिचेल्स का विचार बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की या गुट तंत्र का लॉ नियम दिया था और ये जो गुट तंत्र का लॉ नियम है उसमें उनका यह कहना था कि हर व्यवस्था में
कुछ लोगों के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित होती है। उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, आप एक कॉलेज के काम-काज को देख लीजिए, आप एक सरकार के काम-काज को देख लीजिए, जो हमारी वर्तमान सरकार है उसके काम-काज को आप देख सकते हैं केंद्र या राज्य में। तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि सारा निर्णय लेते हैं। यानी कि यह उनका ये कहना है कि हर व्यवस्था की अपने आप में यह एक विशेषता होती है कि उसमें कुछ लोगों के पास ही निर्णय लेने की शक्ति केंद्रित हो जाती है। इसका कारण ये भी होता है कि कुछ लोग ज़्यादा हम कह सकते हैं पेशेवर या बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित, बहुत ज़्यादा योग्य, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है और कुछ हद तक उनमें ये प्रवृत्ति होती है कि वो शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो अभिजन सिद्धांतकार हैं या एलिट थियरिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि असल में लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है एलिट थियरी के माध्यम से भी। और इसमें हम जोसेफ शुम्पीटर के विचारों को प्रमुखता से सामने रख सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में यह विचार व्यक्त किया कि मतदाता विविध अभिजनों में से किसी एक अभिजन का चुनाव कर सकते हैं और अगर वह अच्छा काम नहीं करता है तो दूसरों के पास जा सकते हैं। तो यानी कि उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम अपने लोकतंत्र की बात करें तो, कि कुछ खास तरीके के राजनेता हैं जिनके परिवार हम कह सकते हैं या जिनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अगर आप अपने संसदीय क्षेत्र में देखें तो आप ये पाएंगे कि कुछ ही तरीके के उम्मीदवार बार बार सामने आते हैं। तो एक लिहाज से यह लोकतंत्र की सीमितता को दिखाता है, क्योंकि आम लोग तो इसमें सीधे तौर पे कभी भागीदारी नहीं कर पाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को चुन पाते हैं। शुम्पीटर यह कहना चाहते हैं कि इस स्थिति में भी आम जनता, आम मतदाता, आम वोटर जो होता है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। और वो अधिकार क्या होते हैं? वो अधिकार ये होते हैं कि जो सबसे उसका विस्तृत आयाम होता है कि वो अपनी मांगे इन सभी अभिजनों के पास रख सकते हैं और अगर कोई उसे पूरा नहीं करता है तो वो चाहे तो अगले चुनाव में उसे बदल सकते हैं। और इस लिहाज से जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है वो काम करता है। एंथनी डॉन्स ने इसी आधार पर लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का विकास किया। और लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत से एंथनी डॉन्स का यह मतलब है कि उन्होंने कहा कि जो वोटर्स होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि बाज़ार में खरीदार होता है। हम सब बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में जब हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो आम तौर पर हम 2-4 जगहों से उसकी कीमत पता करते हैं और हमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है कीमत के मामले में भी और गुणवत्ता के मामले में भी, तो हम उस वस्तु को खरीदते हैं। ठीक उसी तरीके से एंथनी डॉन्स मानते हैं कि जब लोग मतदाता के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो वो एक खरीदार के रूप में होते हैं। वो यह देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी उन्हें सबसे अच्छी चीज़ों का ऑफ़र दे रही है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो उन्हें उदाहरण के तौर पर आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा में अच्छी भूमिका निभाने इत्यादि का वादा कर रही है और फिर उसके आधार पर उसका चुनाव कर लेते हैं। और इसमें जैसे कि बाज़ार में होता है कि हम बाज़ार से कोई वस्तु खरीदते हैं और अगर उसका अनुभव हमें अच्छा नहीं रहता है तो अगली बार जब हम खरीदने जाते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में कारक के रूप में रहता है कि अच्छा मैंने फलाह कंपनी की वस्तु ली थी और वो अच्छी नहीं थी, तो इस बार हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम मतदान करने जाते हैं वोटर के रूप में तो हमारे दिमाग में रहता है कि फलां दल ने अपना वायदा तो किया था पर उसने पूरा नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें की थी पर पूरा नहीं किया, तो इस बार मैं किसी और दल के पास जाऊं। तो पूरी तरीके से जैसे एक बाज़ार में उपभोक्ता करता है, जैसे एक कंज्यूमर करता है, ठीक वैसे ही मतदाता करता है, ऐसा विचार एंथनी डॉन्स मानते हैं। और इनका यह कहना है कि इसी रूप में उदारवादी लोकतंत्र के काम को हम समझ सकते हैं। एक तीसरा विचार जो लोकतंत्र के काम करने के अनुभव से सामने आया है वो कॉरपोरेटवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें माना जाता है कि लोकतंत्र में सीधे नागरिक के बजाय कॉरपोरेटवाद उनकी तरफ से बोलने का दावा करता है। इसका उदय जो कॉरपोरेटवाद है वो फासीवादी इटली में हुआ, जिसमें प्रबंधकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सरकार से जोड़ा गया। यानी कि कॉरपोरेटवाद का मुख्य विचार यही है कि बजाय इसके कि एक बड़े समूह में सभी लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए, उस समूह के ऊपर जो कुछ लोग होते हैं जो कि यह दावा करते हैं और काफ़ी हद तक उनका दावा ठीक लगता है कि वह उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे उन्हें शासन में जोड़ा जाता है या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाती है।
अपने देश में हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो शायद कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई जाति है तो उस जाति का कोई संघ है तो उस संघ के प्रतिनिधियों से बात करना, या जो नौकरी पेशा लोग हैं, मान लीजिए शिक्षकों का जो समूह है, तो पूरे शिक्षकों को कैसे कन्विंस करें, तो शिक्षकों से सीधे बातचीत करने के बजाय शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शासन से जोड़ लिया जाए और इसके माध्यम से वो जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो शिक्षकों के हितों को पूरा करवाएं और इसके माध्यम से सभी शिक्षक जो हैं वो अपने आप को राज्य या सरकार से जुड़ा हुआ माने। तो इस लिहाज से एक कॉरपोरेटवाद की बात कही जाती है और इसमें एक तरीके का सकारात्मक पक्ष भी माना जाता है। पश्चिमी लोकतंत्रों में एक तरह का नव कॉरपोरेटवाद सामने आया है जिसमें विभिन्न हित समूहों को सरकार द्वारा महत्व दिया जाता है और एक तरीके से इन देशों में कॉरपोरेट बहुलवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कॉरपोरेट बहुलवाद का मतलब क्या हुआ? अलग अलग हित समूह हैं जो यह दावा करते हैं कि वह जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सरकार अगर उनकी बातों को मानती है तो असल में वो सरकार को इन समूहों का समर्थन दिलाएंगे। तो इस लिहाज से अलग अलग तरीके के हित समूह या कॉरपोरेट समूह सामने आ जाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है और आगे हम जिन मॉडल्स को देखेंगे उसमें इन सारे मॉडल्स की तीखी आलोचना भी है, इसके प्रति एक बेचैनी भी सामने आएगी। पर अभी फ़िलहाल हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब हम यह कह रहे हैं कि कॉरपोरेटवाद जैसा कोई मॉडल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है तो इसका क्या अर्थ है। इसका जो सबसे बड़ा अर्थ यह है वह ये कि इस तरीके के जो कॉरपोरेट होते हैं, जो निगम होते हैं या जो हित समूह होते हैं, असल में वो एक तरीके के बिचौलिए के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार की ओर से या जो संसद में प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ाव कायम करने के बजाय इन्हीं लोगों के माध्यम से चीज़ों को साधने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र जो है वो जनता और सरकार के बीच में या जनता और प्रतिनिधि के बीच में संवाद के बजाय एक ऐसे साधन के रूप में विकसित हो जाता है जहां पर कुछ बिचौलिए किस्म के लोग लोकतंत्र में बाकी लोगों के प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और वो उन्हीं के माध्यम से जो प्रतिनिधि है या जो सरकार है वह बाकी लोगों से संवाद करती है। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र की सीमा को ही दिखाता है और इसके माध्यम से हम एक बेहतर लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नव दक्षिण पंथ का विचार भी या न्यू राइट का विचार जिसके बारे में हम लोगों ने जब हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की, संरक्षणात्मक लोकतंत्र की, तब मैंने इसका उल्लेख किया था कि नव दक्षिण पंथ का विचार भी इसे काफ़ी आकर्षक मानता है जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी या संरक्षणात्मक लोकतंत्र है उसके विचार को। क्यों? क्योंकि नव दक्षिण पंथ जो है वो मानता है कि ये जो एक लोकतंत्र है मौजूदा समय में वो अति भार का शिकार हो गया है, ओवरलोड का। और ये इस ओवरलोड का क्या मतलब है? ओवरलोड का मतलब ये है कि जो एक डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी या विकासात्मक लोकतंत्र या वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की जब हम अवधारणा के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये उम्मीद की जाती है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे, लेकिन जो नव दक्षिणपंथी हैं वो मानते हैं कि इसका तो कोई अंत नहीं है और इसके कारण क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं और बाकी लोग जो हैं बिना कुछ किए उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके कारण से लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता है बल्कि वो एक ओवरलोड ट्रक की तरह हो जाता है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मांगों को पूरा किए जाने की गुंजाइश बनाई जाती है कल्याणकारी राज्य के द्वारा। तो इनका ये कहना है कि इससे आर्थिक प्रगति नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उनको सज़ा मिलती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए ये मुक्त व्यापार पर बल देते हैं। और यहाँ पर मैं डेविड मार्क्वांड जो एक दक्षिणपंथी दृष्टिकोण से लोकतंत्र पर विचार करने वाले सिद्धांतकार हैं, मैं उनके विचारों को उद्धृत करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो वयस्क लोगों के लिए यानी कि एडल्ट लोगों के लिए वैसे ही है जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट है। और जो जैसे बच्चों को चॉकलेट काफ़ी आकर्षक लगता है वैसे वयस्क लोगों को आम तौर पर लोकतंत्र काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे कम मात्रा में चॉकलेट खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, वैसे ही अगर लोकतंत्र को सीमित मात्रा में रखा जाए
तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे चॉकलेट को बहुत ज़्यादा खाने से बच्चों को नुकसान हो सकता है, वैसे ही अगर लोकतंत्र की अधिकता कर दी जाए तो इससे कई स्तर पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आर्थिक गतिविधियों में रोक लग सकती है। यहाँ मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा हिंदुस्तान में, और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो नव दक्षिणपंथी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में, हमारे अपने देश में यह नियम है, ख़ास तौर पे अनुसूची 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में और बाकी जगह भी अब ये धीरे धीरे इस नियम का विस्तार किया गया कि अगर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, और भू अधिकार कानून के बाद और जगह भी इसे लागू किया गया है, तो ग्राम पंचायत, और 5वीं अनुसूची में है ग्राम सभा, जो कि ग्राम पंचायत से भी छोटी संस्था हो गई, एक गांव की सभा, उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन नव दक्षिणपंथी यह मानेंगे कि अगर आप इस तरीके के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि कोई भी जो कंपनी जो अपना व्यापार करना चाहती है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, वह अधिकांश मौक़ों पर व्यापार नहीं कर पाएगी या उसे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकांश मामलों में लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये जो लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अति भार या ओवरलोड होता है, उसके कारण नव दक्षिणपंथी यह मानते हैं कि जो एक कार्यकुशलता है वह कम होती है और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि धीमी गति से काम करने वाली व्यवस्था का जन्म होता है। जो उदारवादी लोकतंत्र है, इनके उसके अनुभव से जो विभिन्न तरह के मॉडल या विभिन्न तरह की व्याख्याएं सामने आई या विभिन्न तरीके के जो सैद्धांतिकरण सामने आए, उसमें हाल के समय में, हाल के दशकों में 2 तरीके के सैद्धांतिकरण को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। एक सहभागी लोकतंत्र से जुड़ा सैद्धांतिकरण है और दूसरा विमर्शी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और दूसरा विमर्शी लोकतंत्र या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब ये दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, उसमें एक तरीके से उदारवादी लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी शामिल हैं। यानी कि उदारवादी लोकतंत्र में ऐसे कौन से पहलू जोड़े जाएं जिसके कारण से ये ज़्यादा बेहतर बन सके। इन दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, जब हम इनकी बात अभी थोड़ी विस्तार में करेंगे, उसके पहले हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी गहरा असंतोष है, इन दोनों अवधारणाओं में, कि असल में जो उदारवादी लोकतंत्र है वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद, अधिकांश देशों में 5 वर्ष, कुछ देशों में 4 वर्ष के बाद वोट देने का एक माध्यम भर रह गया है। यानी कि एक नागरिक के रूप में एक व्यक्ति एक निश्चित समयांतराल के बाद वोट देता है और उसके बाद वह फिर से 5 सालों के लिए सब कुछ भूल जाता है और उसके प्रतिनिधि भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो जो लोकतंत्र है वह एक कर्मकांड, 5 साल में होने वाले कर्मकांड या रिचुअल में बदल चुका है। तो इन सिद्धांतकारों ने कुछ ऐसे उपाय बताने की कोशिश की जिसके माध्यम से ज़्यादा बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया जा सके। और इस संदर्भ में जब हम सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें सक्रिय नागरिकता के पहलुओं को जोड़कर लोकतंत्र को ज़्यादा जीवंत बनाने की बात कहेगी। इसमें 3 तरीके के जो सिद्धांतकार हैं उनकी हम बात करेंगे, निकोस पोलांजा, कैरोल पेटमैन और सीबी मैकफर्सन। और इन विद्वानों ने जो सबसे खास बात है जो हमें याद रखना है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नकारा नहीं, उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि वे इनकी संस्थाओं की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें आम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। पोलांजा ने एक तरीके के समाजवादी बहुलवाद की बात की, या जिसे हम सोशलिस्ट प्लूरलिज्म कह सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि संसद, सरकार, नौकरशाही ज़्यादा जवाबदेह बने, साथ ही स्थानीय स्तर पर आंदोलन उभर कर सामने आए जो कमज़ोर लोगों की आवाज़ बने। यानी कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो छोटे छोटे तरह के आंदोलन होते हैं ज़मीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पे, जो कि वंचित समूहों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि ऐसे उदाहरण के तौर पर अगर कहीं एक बांध बन रहा है और लोग विस्थापित हो रहे हैं तो उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलता है, या फिर उदाहरण के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में जब 1912 में निर्भया
कांड हुआ था, तो उस समय लोगों ने जिस तरीके से गुस्सा दिखाया था, आंदोलन किया था, और उसके कारण से फिर बलात्कार या रेप के बारे में ज़्यादा सख्त कानून बने। तो इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं छोटे छोटे, पोलांचार्ज ये कहते हैं कि जो संसद है, सरकार है, कार्यपालिका है, नौकरशाही कार्यपालिका के अंग के रूप में जो है, उसे इन आंदोलनों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना होगा और इनकी आवाज़ों को सुनना होगा। दूसरे स्तर पर कैरोल पेटमन जो हैं वो यह तर्क देने का प्रयास करती हैं कि जो कि एक नारीवादी सिद्धांतकार हैं, और उन्होंने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसमें वो एक लैंगिक राजनीति को पितृसत्तात्मक आधार के साथ जोड़ती हैं। और उनका यह कहना है कि उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत में जिस व्यक्ति की अवधारणा पर बल दिया गया है, वह व्यक्ति वर्ग, नस्ल और लिंग के भेदभाव के कारण अस्तित्व में नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र यह कल्पना करता है, और अगर हम ध्यान दें तो यह हमारे देश के बारे में भी काफ़ी हद तक सही है। यह इस कल्पना पर आधारित है कि जो वोटर है, जो मतदाता है, वह सभी मतदाताओं के पास मत देने का अधिकार है। सभी मतदाता जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन हम जानते हैं कि असल में अपने वर्ग स्थिति के कारण, अपने नस्ल की स्थिति के कारण, अपनी जाति की स्थिति के कारण, अपने जेंडर की स्थिति के कारण सभी मतदाता बराबर नहीं होते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमारे देश में यह खबरें आती हैं कि कई बार गरीब मतदाताओं को पैसे देकर या फिर उन्हें शराब बांटकर वोट खरीदा जाता है। या दूसरे स्तर पर मैं कह सकते हैं कि अभी इस बारे में अध्ययन हो रहा है, लेकिन अधिकांश देशों में जो महिलाएं होती हैं वो राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाती हैं, क्योंकि वो जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना कर रही होती हैं। तो पेटमन इसी बिंदु पर जोर देती हैं कि असल में उदारवादी लोकतंत्र में का जो मतदाता होता है, एक कैटेगरी जिसको कि रैशनल और ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त और विवेक से युक्त माना जाता है, वो दरअसल ऐसा होता नहीं है। उसके भीतर कई तरह के अंतर्विरोध होते हैं, भिन्नताएं होती हैं, नस्ल के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर। और वो इस बात पर जोर देती हैं कि असल में स्थानीय स्तर पर, यानी कि ऊपरी स्तर पर वो स्वीकार करती हैं कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र रहना चाहिए, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए जिससे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नियंत्रण रख सकें। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर एक गांव है तो गांव का बाज़ार कैसे चले, गांव में किस तरीके की व्यवस्था हो, वहां पर किस तरीके की प्रथाओं को बंद करना है या फिर शराबबंदी करनी है, इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर लोगों को होना चाहिए। तो वो ये चाहती हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय किया जाए, महिलाओं को विशेष भूमिका दी जाए, वंचित तबकों को विशेष भूमिका दी जाए, जिससे कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें। और जब लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पहलुओं को नियंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से उनके भीतर लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी, उनमें लोकतंत्र में भागीदारी करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और इससे जो प्रतिनिधिमूलक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यहाँ पर सीबी मैकफर्सन के विचारों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। मैकफर्सन उदारवादी लोकतंत्र की बुनियाद में निहित स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म या स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, जिसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति है वह अपनी किसी भी सफलता के लिए समाज पर निर्भर नहीं है, और व्यक्ति पूरी तरीके से एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में है। तो वो जिस रूप में अपने हितों को प्रस्तुत करता है, जितनी मेहनत करता है, वो उतनी सफलता हासिल कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो व्यक्ति है समाज से बिल्कुल कटा हुआ है, और मैकफर्सन का मानना है कि उदारवाद इसी तरीके की व्यक्ति की परिकल्पना पर आधारित है। वो हॉब्स और लॉक दोनों के चिंतन में मौजूद व्यक्ति को ऐसे ही पॉजिटिव इंडिविजुअल के रूप में मानते हैं, और वे मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र की समस्याओं के जड़ में यही विचार है कि व्यक्ति जो हैं वो खुद को समुदाय से जुड़ा हुआ ना मान के बस ये मानते हैं कि वो अपनी सफलताओं के लिए खुद ही एक तरीके से जिम्मेदार हैं, और ये वास्तविक लोकतंत्र के लिए बनाने के लिए वे चाहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज सामाजिक सहयोग को बढ़ाए और एक ऐसी स्थिति आए जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए काम कर पाएँ।
वे कहते हैं कि सहभागी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि दल और राजनीतिक प्रबंधन जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे उन लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बने, यानी कि वे लोगों की भावनाओं को, लोगों की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। स्थानीय समुदायों के संगठन इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और इनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो समूह हैं वो इन दलों को नियंत्रित करें। और उदारवादी लोकतंत्रों में लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, किंतु यहाँ असमानता मौजूद है और वो कम्युनिस्ट राज्यों के आर्थिक वितरण की नीतियों को उदारवादी व्यवस्था से बेहतर मानते हैं, लेकिन एक पार्टी व्यवस्था होने के कारण उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानते हैं। एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि सीबी मैकफर्सन के लिए जो कम्युनिस्ट राज्य थे उनके कुछ पहलू आकर्षक थे, क्योंकि लोकतांत्रिक केंद्रवाद के विचार कम से कम वैचारिक रूप से काफ़ी आकर्षक है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के विचारों को सुना जाए और फिर उसे नेतृत्व स्वीकार करे। इसके अलावा कम्युनिस्ट देशों में एक आर्थिक वितरण का भी काम हुआ, जिससे कि लोगों के बीच में आर्थिक असमानता कम हुई और वो ज़्यादा सक्षम नागरिक के रूप में उभर कर सामने आ पाएँ। कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह संभावना उसमें मौजूद थी, जो कि उदारवादी देशों में नहीं थी। तो मैकफर्सन ये चाहते थे कि इस तरीके का वितरण उदारवादी समाजों में भी हो, लेकिन जो कम्युनिस्ट देश थे उनके प्रति एक आकर्षण रखने के बावजूद मैकफर्सन ये मानते थे कि चूंकि वहाँ एक दल की सरकार है इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक तो नहीं माना जा सकता है, वहाँ लोगों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसलिए भी उन्हें लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सीबी मैकफर्सन जो विचार प्रस्तुत करते हैं सहभागी लोकतंत्र का, उस विचार में वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल और जो प्रबंधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रति उत्तरदायी बने और वो आर्थिक वितरण की नीतियाँ अपनाएं और वो ये कोशिश करें कि लोग जो हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समान नागरिकों के रूप में शामिल हो सकें। विमर्शी लोकतंत्र जो है वह भी उदारवादी लोकतंत्र की सीमाओं से उबरने की कोशिश करता है और सबसे पहले जोसेफ बेस्टी ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी या विमर्शी लोकतंत्र का प्रयोग किया और इसके माध्यम से इन्होंने अमेरिकी संविधान के अभिजनवादी व्याख्या की आलोचना की और उन्होंने ये कहा, और बाद में हैबरमास और जोशुआ कोहेन जैसे विचारकों ने नागरिक गणतंत्रवाद और उदारवाद जैसे मूल्यों को मिलाया। इसमें नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने और उन्हें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने पर बल दिया गया। इसमें निर्णय तक पहुंचने के लिए बहुमत से ज़्यादा संवाद और आम सहमति पर बल दिया गया। अब जब हम नागरिक गणतंत्रवाद और उदारवाद दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नागरिक गणतंत्रवाद सक्रिय नागरिक की बात करता है, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने की बात करता है, और उदारवाद नागरिकों के पास कुछ बुनियादी अधिकार होने की बात करता है जिसे राज्य छीन नहीं सकता है या जिसमें राज्य दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो ये दोनों मूल्यों को मिलाने की बात करते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि ये उदारवादी लोकतंत्र में नागरिक गणतंत्रवादी मूल्यों को लाने की चाह रखते हैं और उसके लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। और विमर्शी लोकतंत्र में चार प्रमुख पहलुओं पर बल दिया जाता है। पहला, आम सहमति के लक्ष्य के साथ पूर्ण विचार विमर्श, जिसमें कुछ सीमा तक सहयोग और समझौते को भी स्वीकार किया जाता है। दूसरा, विचार विमर्श की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 आयाम शामिल हैं: सार्वजनिक चर्चा का मंच, औपचारिक संस्थात्मक संरचना और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा, विचार विमर्श के लिए नागरिकों के पास आज़ादी होनी चाहिए और उनके बीच समानता होनी चाहिए। चौथा, विचार विमर्श की रूपरेखा में आधुनिक जन लोकतंत्र की सांस्कृतिक बहुलता और सामाजिक जटिलताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी कि ये विचार विमर्श की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से वो ये मानते हैं कि विचार विमर्श में समानता हो, लोग समान तरीके से अपने विचारों को रखें और तभी सही तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि, और इसमें विमर्शी लोकतंत्र की सीमा भी सामने आ जाती है कि जब लोग विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए सामने आते हैं तो सभी लोग समान तरीके से अपने विचारों को रख पाएँ। और इसका मतलब है कि और ऐसे मंच बने जहाँ पर लोग अपने विचारों को रख पाएँ। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ग्राम सभा को, जब पंचायती राज लागू किया गया तो ग्राम सभा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित किया गया जहाँ पर लोग आएँ, अपनी बातों को रखें। और इसके अलावे जो हैबरमास हैं वो तो कई स्तरों पर बात करते हैं, पब्लिक स्फीयर को ज़्यादा सशक्त बनाने की, चाय की दुकानों से लेके अन्य अनौपचारिक स्थानों पर भी।
लेकिन हम औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही स्थानों का अगर उदाहरण लें तो उसमें विमर्शी लोकतंत्र या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का आदर्श काफ़ी बड़ा है। यानी कि सभी लोगों को विचार रखें, बहुमत की बजाय सर्वसम्मति की ओर आगे बढ़ें और सभी लोग इतने सक्षम हों कि वो अपनी बातों को दबाकर ना मन में रखें, सामने रखें। लेकिन हम जानते हैं कि सामाजिक स्तर पर हिंदुस्तान में भी और शायद अन्य लोकतंत्रों में भी यह स्थिति होती है कि कुछ लोग ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं, वो अपनी बातों को मजबूती से रख पाते हैं, वो अपनी बातों को मनवा पाते हैं। तो जो मैं ग्राम सभा या भारतीय ग्राम पंचायत का उदाहरण दे रहा था, उसमें हम सब ये जानते हैं कि गाँवों के भीतर कुछ लोग दबंग होते हैं अपनी जाति के कारण और अपने आर्थिक संसाधनों के कारण, और अधिकांश मौक़ों पर अगर कोई बैठक हो रही है, सार्वजनिक मंच है जहाँ पर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो सर्वसम्मति नहीं होती है, शायद कई बार बहुमत की भी का भी शासन नहीं होता है, होता वही है जो दबंग लोग चाहते हैं। तो इस लिहाज से लोकतंत्र कैसे इस विमर्श के आदर्श को आगे बढ़ाए, यह एक चुनौती के रूप में होता है और ये विमर्शी लोकतंत्र जो है वो इस चुनौती का सामना कर रहा है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि विमर्शी लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र ने लोकतंत्र की अवधारणा को काफ़ी आगे बढ़ाया है। हमारे देश में भी जयप्रकाश नारायण ने सहभागी लोकतंत्र की बात की, जयप्रकाश नारायण ने यह बात की कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा जाए, और ये हमेशा ही एक आदर्श रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में अपने आप को जोड़ पाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो हर स्तर पर पहुँचे और एक जीवन मूल्य के रूप में आगे बढ़े। जीवन मूल्य के रूप में आगे बढ़ने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है परिवार के भीतर, परिवार के बाहर इस बात को स्वीकार करे कि दूसरे लोग, सामने वाला लोग, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे वो उसके सहकर्मी हों, जब वो अपने विचारों को रख रहे हैं तो उनके विचारों को भी नकारने के बजाय उसको तवज्जो दी जाए, उसे महत्व दिया जाए, उस पर खुले मन से विचार किया जाए। तो एक जीवन शैली के रूप में यह सामने आता है। जो प्लेटो ने आलोचना की थी ग्रीस के लोकतंत्र की, वो आलोचना तो अपने आप में वैध है कि लोकतंत्र में कई बार अनुशासन की कमी आती है, लेकिन उससे भी बड़ी आलोचना यह है कि लोकतंत्रों के भीतर हाल के दशकों में, और हम कहें कि हाल के 10 वर्षों में, एक प्रवृत्ति यह आई है कि जो एक दक्षिणपंथी रुझान है, जिसका एक आयाम होता है कुछ हद तक पुरातन पंथी, जिसे हम नव दक्षिण पंथ कहते हैं, तो पुरातन पंथी मूल्यों की ओर जाना, बहुमतवाद की ओर जाना, वो सारी चीज़ें अब ज़्यादा मजबूती से लोकतंत्र में दिखने लगी हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति उस तरह की संवेदनशीलता कम दिखती है बहुत सारे देशों में। बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी सीमाओं को बहुत ज़्यादा सख्ती से बांधने पर जोर देने लगे हैं। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो एक तरीके से लोकतंत्र के लिहाज से बहुत सुखद नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें जो एक तथ्य निहित है वो ये है कि जो लोकतंत्र है वह बहुमत के को तुष्ट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लोकतंत्र में सबको मौका मिले और एक जीवन पद्धति के रूप में इसे स्वीकार किया जाए, और इसमें बहुमत के अत्याचार या बहुमत के मनमानेपन की बजाय अल्पसंख्यक अधिकारों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए। इन सब पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और तभी हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे जो वास्तव में लोकतांत्रिक हो। और इस लिहाज से लोकतंत्र की होने वाली आलोचनाओं के बारे में ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। आज के इस पूरी परिचर्चा में हमने कोशिश की कि लोकतंत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लोकतंत्र से जुड़े वाद विवाद को समझने में थोड़ी स्पष्टता मिलेगी। आगे हम किसी एक अन्य विषय पर, एक अन्य अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।